मित्रों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है कमलकांत। आपका स्वागत है। दिल्ली में आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया और पूरा परिवार इसमें शामिल हुआ और यात्रा में अच्छी खासी भीड़ भी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी यात्रा जा रही है वहाँ ठीक ठाक भीड़ जुट रही है। भीड़ में उत्साह भी है, भीड़ अपना दमखम भी दिखा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो कांग्रेस के वर्कर में जान फूंक रही है। दिल्ली में यात्रा आई है और 108 दिन से यात्रा चल रही है। तो इस पूरी यात्रा का अब तक का थोड़ा आंकलन कर लेते हैं कि क्या पाया, क्या नहीं पाया, और जो पाया बताया जा रहा है कि ये पा लिया, उसका कोई मायने भी है या नहीं, और इसके पॉलिटिकल जो अर्थ हैं अब तक यात्रा के, वो क्या है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। और पॉजिटिव जो मैंने जैसे पहले बताया कि यात्रा में ठीक ठाक भीड़ जुट रही है। ह्यूज भीड़ हो ऐसा नहीं है, कम हो ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक भीड़ है। नंबर 2, लोग जो हैं, जो कांग्रेस के अंदरूनी विश्वसनीय सूत्र हैं, उनके अनुसार लोग अपने आप आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको उत्साहित नहीं करना पड़ रहा है कि भीड़ में शामिल होइए या यात्रा में शामिल होइए। लोग अपने आप स्वतः स्फूर्त हो रहे हैं। तो इससे ये बात नज़र आती है कि कांग्रेसियों में फिर से सत्ता में आने का जो है जो अर्ज है, जो इच्छा है, वो पैदा हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो कांग्रेसियों में कुछ जान फूंक पा रहे हैं। पहले जैसे कांग्रेस एकदम से मृत प्राय लग रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, वैसा नहीं है। यात्रा ने कम से कम इतना काम तो किया ही है कि वर्कर में जान फूंकी है और वर्कर निकलकर सड़क पर आ रहा है, संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। पहली बात। अब दूसरी बात, इसका जो दूसरा पहलू है भीड़ का, वो जरा एक बार चेक कर लिया जाए कि उसका मायने कितना है। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 12 करोड़ के करीब वोट मिले थे उनको। इतने 12 करोड़। तो 12 करोड़ एक बड़ी अच्छी संख्या है। और जिस पार्टी के पास 12 करोड़ वोटर हो, उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस पार्टी में जान ही नहीं थी। सिर्फ जान फूंकने की बात थी, वर्कर उसके पास था। और ये चुनाव जो बीजेपी ने जीता था, इसमें बीजेपी ने 23 करोड़ वोट प्राप्त किए थे। तो बीजेपी से लगभग आधे वोट कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में भी थे, जिसमें वो 50 के आसपास सीटें जीत पाई थी। तो कांग्रेस के पास वर्कर ना हो ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में उसके पास वर्कर है, चाहे वो पार्टी वहाँ कुछ भी परफॉर्म ना कर रही हो, कई चुनावों से, कई बार से उसको कोई सीट ना जीत पा रही हो, लेकिन उसके पास वर्कर है। और वो वर्कर जो है वो एक लॉयल वर्कर है माना जाएगा। तो 12 करोड़ जिस पार्टी के पास लॉयल वर्कर हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पिछला चुनाव वर्स्ट था, अगर इस बार 2024 में उससे नीचे नहीं जाती है, तो 2019 का चुनाव कांग्रेस के लिए वर्स्ट चुनाव था। उसमें भी उसके पास 12 करोड़ वोटर था एक्टिव, जिसने उसको वोट किया। लेकिन इस भीड़ का मतलब क्या है? इस भीड़ का मतलब आप देखिए कि अभी 20 दिन पहले ही एमसीडी के चुनावों का रिजल्ट आया था दिल्ली में। आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आई है और काफ़ी उत्साह दिख रहा है। लेकिन इसी दिल्ली में 20 दिन पहले, या एक महीना लगा लीजिए, 1 महीना पहले लगभग एमसीडी के चुनाव हुए थे, जो एक बड़े छोटे लेवल पर होते हैं, वार्ड साइज होता है, और वहाँ जो है सपोर्टर के निकलने की पूरी संभावना रहती है। इसी दिल्ली के चुनाव के अंदर कांग्रेस को कितने % वोट मिला था? मात्र 12%। 250 सीटें थी एमसीडी में, जीती कितनी थी? मात्र 9 सीटें, और वो भी अपने बूते पर। जो अपने बूते पर जीत पाए वो जीत पाए, जो अपने बूते पर नहीं जीत पाए वो रह गए। और इसी दिल्ली में इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे, 134 सीटें जीती थी, और बीजेपी को 39% वोट मिले। और बीजेपी ने 3% अपना वोट भी बढ़ाया, आपने भी बढ़ाया, और कांग्रेस जो है उसने अपना वोट गंवाया। तो भीड़ कोई आज की तारीख में बहुत बड़ा पैमाना हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया कि इसी दिल्ली में, जिसमें आज जब भारत जोड़ो यात्रा आई,
तो एक उत्साह दिख रहा है, वर्कर जुटता हुआ दिख रहा है, भीड़ भी दिख रही है ठीक ठाक। इसी दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो सिर्फ 9 सीटें आई और 12% वोट आया। यही अर्थ ये है कि भीड़ का और उसके चुनावी परिणामों का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी इतनी है, वोटर इतना है कि भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन वो आपकी भीड़ जो है वो आपको चुनावी परिणाम देगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो एक बात तो ये हुई कि राहुल गांधी जी की यात्रा में भीड़ जुट रही है, लेकिन ये चुनावी परिणाम भी लाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब इसके पॉलिटिकल अर्थ की बात करते हैं। पॉलिटिकल अर्थ में एक तो पहले की हमने चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी में कुछ जान फूंक पा रहे हैं राहुल गांधी। दूसरा इसका संदेश ये है कि कांग्रेस, राहुल गांधी अब ये तय कर रहे हैं, एक तरह से ये लिख कर दे रहे हैं, ये लकीर उन्होंने खींच दी है कि कांग्रेस का नेता मैं ही हूँ। जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं या मेरी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर मुझे हटाने की बात कर रहे हैं, वो किसी भ्रम में ना रहें। मैं ही कांग्रेस का नेता हूँ और मेरे कहने और मेरे अनुसार ही पार्टी चलेगी। ना प्रियंका की सोचें, ना खड़गे जी की सोचें और ना ही किसी और नेता की सोचें। पार्टी तो मैं ही चलाऊँगा। कम से कम ये बात 2024 या 2029 तक तो साबित है। इसका एक और पॉलिटिकल मायने ये है कि कोई भी बाहर का नेता, किसी भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केसीआर हो, उसके तहत पार्टी काम नहीं करने वाली है। अगला चुनाव की मुख्य पार्टी और मुख्य दल जो है वो कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस किसी बाहरी नेता को अपना नेता स्वीकार करके चुनाव नहीं लड़ेगी, जैसा कि इंडिकेशन एक बार गहलोत जी ने दिया था हिमाचल प्रदेश में, अगर उसको ठीक से रिपोर्ट किया गया था तो, कि अगले चुनाव में किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा इसे पार्टी तय करेगी। ऐसे कुछ इंडिकेशन गहलोत जी की तरफ से आए थे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अब यात्रा कर रहे हैं और उनकी जो टीम है वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रही है उसको, उसमें ये तय है कि अगला चुनाव जो है वो राहुल गांधी जी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। विपक्ष की तरफ से या कम से कम कांग्रेस की तरफ से वो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होंगे। इसलिए कोई अन्य दल, कोई अन्य नेता जो मैंने नाम लिए पहले, जैसे नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या केसीआर, ये किसी भ्रम में ना रहें कि इनमें से कोई भी जो है वो अपोजिशन का फेस हो सकता है। और ये बात कम से कम नीतीश कुमार के लिए बड़े झटके की बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल दांव जो है वो इसी चीज़ पर फेंका था जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था। तो एक बात ये तय हो गई। एक बात और जो तय हो रही है पिछले दिनों में वो ये है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या होगी, ये एकदम साफ है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी वही रहेगी जो पुरानी है, और उसमें मामूली सा परिवर्तन ये आएगा कि पहले कांग्रेस पार्टी खुलकर हिंदू विरोध करती थी, अब वो खुलकर हिंदू विरोध नहीं करेगी। अब वो मंदिर जाएगी, जैसे राहुल जी जा रहे हैं, रास्ते में जो भी मंदिर आता है वहाँ चले जाते हैं, तो माथा टेकने तक अपने आप को सीमित करेगी। तो पुरानी आइडियोलॉजी जिसमें मुस्लिम जो है वो एक मेन स्तंभ है उनके वोटर का, वो रहेगा। उसके प्रति उसकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट है उसको अपीज़ करने की या उसको खुश करने की, वो बनी रहेगी। इसके साथ खुले तौर पर हिंदू विरोध नहीं होगा, जैसे पिछले दिनों होता रहा। बहुत नेताओं ने बहुत सारी बातें बोली, पाटिल ने बोली, शिवराज पाटिल जो पुराने गृह मंत्री थे, कर्नाटक के एक नेता ने बोली हिंदू शब्द बड़ा गंदा शब्द है। ऐसे बहुत सारे नेता बोलते रहते थे। मुझे लगता है कि उन सबको लगाम लगा दी गई है और राहुल गांधी ने अब ये तय किया है कि वो मंदिर में माथा टेकने तो कम से कम ज़रूर जाएंगे और इस चीज़ को पब्लिसाइज करेंगे। लेकिन हिंदूवादी एजेंडा चलेगा कांग्रेस के राज में, वो नहीं होगा। एजेंडा जो है वो मुस्लिमवादी ही चलेगा। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी जो है इस पूरे भारत यात्रा के दौरान क्लियर हो गई है। तो कुल जमा कांग्रेस ने क्या पाया है अब तक और क्या नहीं पाया है, इसका ये विश्लेषण अब तक यही बनता है कि कांग्रेस के वर्कर में जान आई है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्लियर हो रही है क्योंकि मंदिर जा रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये क्लियर है। विपक्ष में कांग्रेस किसे स्वीकार करेगी, किसे नहीं करेगी, ये क्लियर है। और इसके पॉलिटिकल परिणाम क्या निकलेंगे, ये कोई भी पॉलिटिकल जो इवेंट होगा, यानी जब इलेक्शन होंगे, उसी से ही क्लियर हो पाएगा। देखिए, स्टेट के लेवल पर तो
इसके परिणाम निकलेंगे ही। डेमोक्रेसी एक सर्कुलर मोशन में चलती है। आप कभी किसी पार्टी का जोर आ जाता है, फिर वो नीचे चली जाती है, फिर दूसरी पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी काम करता है, फिर पहली पार्टी आ जाती है, यानी कांग्रेस आ जाएगी, जैसे हिमाचल में हुआ। अब वहाँ की जो रिवायत है कि हर बार सरकार बदलनी है, वैसा ही हुआ, और वहाँ बीजेपी अच्छे से सरकार नहीं चला पाई तो कांग्रेस का राज आ गया। तो ऐसे परिणाम तो कांग्रेस को कई स्टेट्स में मिलेंगे कि जिनमें वो वापस आ सकती है। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ वापस आने का कांग्रेस का चांस बनता है। और जगह भी वो अगले साल जो चुनाव होने हैं, अगला साल आने ही वाला है, 2023 में कई जगह चुनाव होने हैं, तो वहाँ कांग्रेस का भाग्य बदल सकता है। लेकिन कांग्रेस की जो मुख्य लड़ाई है वो है केंद्र में सत्ता में आने की। तो केंद्र में सत्ता में आने के सत्ता जो है वो वहाँ पर दो धुरंधर जो हैं वो बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दोनों की पॉलिटिकल सोच जो है वो बहुत स्ट्रांग है और वो मुश्किलों से बाहर निकलना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, पॉलिटिकल सोच उनकी गहरी है। तो इन पैमानों पर राहुल गांधी अभी खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये भी एक मुद्दा है। इसमें से दो या तीन मुख्य मुद्दे बनते हैं कि क्या यात्रा करने से राहुल गांधी की पॉलिटिकल सोच भी मैच्योर हो जाएगी, इस पर अभी सवालिया निशान है। जैसे चीन ने जो इनकर्शन किया तवांग के सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में, वो मुद्दा एक ठीक ठाक तरह से चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान की वजह से वो वापस कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया। और वो बयान क्या था कि चीनियों ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। अब ये बयान के बाद सारा मामला कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया और कांग्रेस की धुलाई होने लगी उसके बाद। अब राहुल गांधी जी को ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी? ये उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दर्शाता है कि यात्रा करने से कांग्रेस में तो जान फूंक दिया उन्होंने, लेकिन पॉलिटिकली मैच्योर हो जाएंगे वो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और राहुल गांधी जी ऐसे बयान कई बार देते रहते हैं, बार बार देते रहते हैं, बिना सोचे समझे देते रहते हैं कि इनके परिणाम क्या होंगे। तो सवाल ये है कि जब वो 2024 के लिए, ये यात्रा भी 2024 के लिए ही हो रही है, तो इस यात्रा के कई प्लसेस हैं जो राहुल गांधी जी के लिए हैं, लेकिन कई चीज़ें अभी इस यात्रा से नहीं निकलने वाली हैं। जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है उसमें बीजेपी की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कांग्रेस से आगे रहेगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल जो बयानबाजी है उसमें ये लोग राहुल गांधी से कहीं आगे हैं। और जो मेहनत का मादा है, हालांकि राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा करके ये दिखा रहे हैं कि मेहनत से उनको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसमें भी सवाल है। जैसे वो जिन राज्यों में चुनाव थे इस दौरान, हिमाचल में और गुजरात में, तो वो दोनों स्टेट्स में नहीं गए, जबकि वो यात्रा को ब्रेक करके दोनों स्टेट्स में प्रचार के लिए जा सकते थे। जैसे कि वो अब हिमाचल में जब सरकार बन गई तो वहाँ चले गए, तो यात्रा से ब्रेक लेके ही गए ना, तो वो क्रेडिट वो किसी और को नहीं देना चाहते थे। जब सरकार बनी तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन प्रचार करने नहीं जाना चाहते थे। तो ये फिर एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दिखाता है। गुजरात में तो वो पूरा का पूरा नहीं गए, एक दिन की सभा की, 2 सभाएं, तो भाई ज़्यादा कर सकते थे, यात्रा को ब्रेक करके ज़्यादा कर सकते थे, क्यों नहीं की? तो ये सारे सवालिया निशान भी है। तो कुल जमा इस यात्रा ने अब तक क्या पाया है और क्या नहीं पाया है, इसका मैंने विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी के बाद ही आप तक जो है ये सूचनाएं आएंगी कि मैंने क्या पोस्ट किया है, क्या नहीं किया। साथियों नमस्कार, अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।